समग्र कृषि सूचना विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम। आज हम इस दूसरे भाग में मिट्टी के बिना खेती इस विषय के बारे में हम आज बात करेंगे। ये शीर्षक इसलिए रखा गया क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है, मिट्टी के बिना खेती करना तलवार बनाना। मतलब मिट्टी छोड़ तलवार बनाने वाला जंग नहीं कर सकता। उसी तरह हम खेती मिट्टी बिना कर रहे हैं। इसलिए इस दूसरे भाग में मिट्टी बगैर खेती इस शीर्षक के बारे में अब हम बात करेंगे। तो क्यों इस बात को मैं छेड़ रहा हूं? सभी किसान भाई मिट्टी जो पौधे की जान है, जो पौधे का दिल है, उसे छोड़कर उसके बिना खेती कर रहे हैं। ये कहां तक सच है, ये समझने के लिए हम खेती करने के समय हमेशा दिखाई देने वाले गलतियों को याद करेंगे। 30 साल पहले जब आपके माँ बाप खेती करते थे, आपने देखा होगा। उसके बाद 15 साल से आप जब खेती करने लगे थे, तब खास करके आपके अनुभव मैं बताने वाला हूं। ये अनुभव और उनमें दिखाई देने वाले बदलाव, क्यों ये बदलाव और कैसे प्रभाव दिखाई दे रहे हैं हमारी खेती में, उसके बारे में हम जान लेंगे। मुख्यतः 30 साल पहले हम जब हल चला रहे थे, हल के दोनों तरफ, मतलब इस तरफ एक कदम, उस तरफ एक कदम जमीन छोड़ देते थे। मतलब ज्यादा मात्रा में हम जमीन छोड़ देते थे। लेकिन अब हम जब जुताई करते हैं तो हल जितना है उतनी ही जमीन हम छोड़ रहे हैं। ये फर्क जरा देखिए। उतना ही नहीं, पहले अच्छी बारिश होती थी तो करीब करीब 25 से 30 दिन तक हमें बारिश की जरूरत नहीं पड़ती थी 30 साल पहले। लेकिन अब 4 से 5 दिन अच्छी बारिश होने पर भी, बारिश रुकने के 10 दिन बाद भी फिर से पौधे सूखने लगते हैं। ये भी हमें देखना है। और एक बात, 30 साल पहले कपास बीज का पौधा या तूर दाल का पौधा ये खींचना हो तो बड़ी परेशानी होती थी। अगर ताकत के साथ पौधों को खींचोगे, विस्तीर्ण जड़ व्यवस्था मिट्टी के साथ फटकर ऊपर आएगी। लेकिन अब एक कपास के पौधे को एक हाथ से उखाड़ के उल्टा फेंक सकते हैं। मिर्ची के पौधे को भी आराम से उखाड़ सकते हैं। इसका मतलब जड़ व्यवस्था संकुचित हो गई है, विस्तार कम हो गया, बड़ी आसानी से पौधों को निकाल सकते हैं। इस फर्क को देखना है। बस इतना ही नहीं, 30 साल पहले आपके जमीन में आप जब चलने लगे तो आपके पैरों को जो स्पर्श होता था, अब आप जब चलने लगे तो जमीन में आपके पैरों का स्पर्श होता है। उसका फर्क महसूस करो। उस जमाने में हमारे जमीन के ऊपर हम जब चलने लगे तब हमारे पैरों को कीचड़ लगता था। लेकिन अब हम जमीन पर चले तो बिना चप्पल के कंकड़ पर चलने की भावना होती है। इतना फर्क, हम मृदुता खो बैठे। किस लिए इन 30 साल में इतना बदलाव क्यों आया है? क्यों हम इस जमीन में इतना बदलाव आने का कारण बने हैं? इसके बारे में हम बात करेंगे। जमीन में इस बदलाव के कारण कौन है? जमीन ऐसे ही नहीं बदली। जमीन निर्माण करने वाले भगवान ने नहीं बदला, तो किसने बदला? यकीनन आपने। इस कृषि व्यवस्था में बदलाव करते करते आधुनिकीकरण पद्धति से हमने खेती करके मिट्टी को छोड़कर मर्जी के मुताबिक खेती करके हमारी जमीन का स्वभाव पूरी तरह से बदल गया है। जब भी आपके खेती के
जमीन का स्वभाव बदल जाता है। तुम इस्तेमाल करने वाले कई तरह के रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक षड्यंत्रनाशक जो भी इस्तेमाल किया, कुछ फायदा नहीं होगा। आप एक एक करके डीलर के साथ झगड़ेंगे, कंपनी वालों के साथ झगड़ेंगे। तुम्हारा कीटनाशक इस्तेमाल किया, षड्यंत्रनाशक इस्तेमाल किया, परिणाम नहीं है। इतना उर्वरक इस्तेमाल किया, फायदा नहीं है। ये कमी उर्वरक, कीटनाशक, अन्य जीवाणुनाशकों में नहीं है। मुख्य रूप से कमी जमीन के अंदर है। जमीन में भयानक कमियां होने के कारण आप कितना भी निवेश करें तो भी, कितना भी महंगा उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक विषाणुनाशक इस्तेमाल करोगे, आपको वर्तमान स्थिति में फायदा नहीं होगा। इसका कारण खेती का जो मूल आधार है वो जमीन के प्रमुख बदलाव। उन बदलावों को हम महत्व न देने के कारण हम अनावश्यक रूप से निवेश करने के बाद भी ज्यादा उत्पाद नहीं ले पा रहे हैं। ये बदलाव कैसे, किस लिए संभव हुए, ये हम जान लेंगे। 30 साल पहले देहातों में घर घर में कम से कम 5-10 गाय, भैंसे या और कोई पशु प्राणी होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये भैंस, बकरी, गाय रहने से किसान हर साल कम से कम पशु खाद इस्तेमाल करता था। जैसे जैसे पशुधन घटता गया, पूरी तरह खत्म हुआ। कितनी दारुण परिस्थिति है तब गांव में। गांव में भी पैकेट का दूध आ रहा है। एक जमाना था गांव से शहर को दूध पैकेट में जाता था, लेकिन अब बहुत से गांव में बहुत से लोग पैकेट दूध पर निर्भर है। मतलब घर में भैंस नहीं, गाय नहीं, बकरी नहीं, कुछ भी नहीं है, मुर्गी भी नहीं है। मतलब पूरा स्वच्छ और साफ सुथरा रहना है। तो ऐसे परिस्थिति में पशु खाद या अन्य मुर्गा खाद ये सब कम होकर हम रासायनिक उर्वरकों पर अवलंबित है। आप एक गौर कीजिए, सेंद्रिय उर्वरक का वजन कितना होता है और रासायनिक उर्वरक का वजन कितना होता है। ध्यान से देखिए। सेंद्रिय उर्वरक हम लगातार इस्तेमाल करने से हमारी जमीन हर बार हल्की दानेदार दिखाई देती है। लेकिन 30 साल से हम ये रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल करके खेती उद्योग से अवगत हुए हैं। तब से लेकर अब तक जैसे जैसे हर खेत में एकड़ के हिसाब से मात्रा बढ़ाते गए, फिर से मात्रा बढ़ाते गए, खेत उतना ही रहेगा। लेकिन अगले साल और सालों साल ऐसे ही मात्रा बढ़ाते गए। क्यों ऐसे कर रहा है? पौधे को जितना जरूरी है उतना ही लेगा, लेकिन लालच, मतलब ज्यादा रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल करने से ज्यादा उत्पाद मिलेगा, ऐसी आशा करके मोहताज बढ़ा के पड़ोसी के स्पर्धा में रासायनिक उर्वरक डाल डाल के जमीन का अधिभार बढ़ाया है। पूरी तरह सेंद्रिय उर्वरक इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। सेंद्रिय उर्वरक मतलब पशु खाद ही है। कहाँ है पशु हमारे गांव में? करीब करीब 90% गांव के घरों में पशु बिल्कुल नहीं है। उसके कारण हर साल केवल रासायनिक उर्वरक पर आधारित होने के कारण जमीन की सांद्रता बढ़ गई है। सांद्रता इस शब्द का अर्थ आपको समझेगा इस तरह मैं बताता हूं। सांद्रता का मतलब यह है कि वजन से विभाजित आकारमान। मतलब 1 लीटर का डब्बा लेकर आपकी खेत की जमीन की मिट्टी को पूरी तरह सूखी, किसी तरह नमी नहीं चाहिए, 0% नमी रहनी चाहिए, पूरी तरह सूखी मिट्टी को 1 लीटर के डब्बे में भरकर कहीं पर भी जहां थोड़ी भी हवा ना हो दबाकर अच्छी तरह भरकर मिट्टी के वजन को आप अगर नापेंगे तो 30 साल पहले इसका वजन 1100 ग्राम से 1200 ग्राम होता था। 30 साल पहले। लेकिन अब हमारी खेत की मिट्टी को उसी प्रकार से 1 लीटर के डब्बे में भरकर, जैसे पहले बोला वैसे भरकर उसका वजन देखेंगे तो 2 किलो से
2.5 किलो तक रहेगा। इसे सांद्रता कहते हैं। मतलब 30 साल पहले हमारे कृषि जमीन की सांद्रता 1.1 से लेकर अब 2 से 2.5 तक बढ़ गई है। सांद्रता इतनी बढ़ गई है, तकरीबन दुगनी हो गई है। पहले की सांद्रता की तुलना अब यह दुगनी हो गई। तो इसके कारण खेती को बड़ा खतरा निर्माण हो रहा है और कोई भी गौर नहीं कर रहा। बहुत ही नाजुक चीजों को हम छोड़कर हर बार हमारी उपलब्धता में कई प्रकार के रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, विषाणुनाशक, ये सारे है, ब्रांडेड है, कीमती है। एक स्प्रे करने के लिए, एक मात्रा के फवारने के लिए 2,500 खर्च कर रहे हैं। उन्हीं के भरोसे पर हम खेती कर रहे हैं, जमीन पर भरोसा नहीं। ये खेती करनी है तो ये जमीन कैसी है, इस खेत की जमीन में कैसा बदल हुआ है, ये देखना ही हमने छोड़ दिया। इस बदलाव को हमें विपरीत करना चाहिए। सोने जैसे जमीन का असली मूल्य वापस ले आने की कोशिश बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ बताता हूं। बदलाव कैसे संभव हुआ ये मैं बताता हूं। इधर आपको वीडियो में भी दिखाता हूं, ग्राफिकल में। ये कैसा होगा वो समझने के लिए दिखाता हूं। देखिए और गौर कीजिए। 30 साल पहले जब जमीन के 1 फीट नीचे अंदर से मिट्टी लेने पर इतनी ज्यादा मिट्टी निकलती थी, मतलब 1 कदम मिट्टी निकालने पर इतनी ज्यादा मिट्टी मिलती थी। लेकिन 15 साल बाद इसकी ऊंची इतनी कम हुई है। 15 साल के बाद, मतलब हम सेंद्रिय उर्वरकों का इस्तेमाल करना कम करते करते रासायनिक उर्वरक ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से जमीन की जो सांद्रता बढ़कर ऐसे नजदीक हो गई है, मतलब मिट्टी सख्त होने लगी, एक कण दूसरे कण के करीब होने लगा। उसके बाद पूरी तरह से सेंद्रिय उर्वरकों का इस्तेमाल छोड़ देने से केवल रासायनिक उर्वरक आधार होने की वजह से और भी ऊंचाई कम हुई है। मतलब 30 साल पहले इतनी ऊंचाई पर रहने वाली तुम्हारी खेत जमीन धीरे धीरे नजदीक होकर उसकी सांद्रता बढ़कर निकट होकर इतनी सी हो गई है। इतना फर्क होने लगा, कोई देख नहीं रहा, आंखों से नजर नहीं आएगा। 30 साल से धीरे धीरे कम होकर हमने उसे गौर भी नहीं किया, लेकिन ऐसा हुआ है। तो ऐसे निकट हो गई। एक जमाने में दानेदार होने वाली हमारी जमीन अब निकट हो गई है। सांद्रता बहुत ही बढ़कर अब दुगनी हो गई है। काफी सख्त हो गई है हमारी जमीन। इसलिए बहुत गहरा ट्रैक्टर से हल चलाने से जमीन पत्थर जैसे बाहर निकल आ रही है। मतलब पहाड़ से मारने पर ही टूटने की स्थिति है मिट्टी की। एक जमाने में ऐसा होने पर पैर से धक्का देने पर फूट जाता था। अब ऐसा करके देखो, पता चलेगा, पैर में चोट आएगी। तो कितना फर्क है देखिए जमीन में। इस बदलाव का कारण हमने सेंद्रिय उर्वरक बिल्कुल ही एक तरफ रखकर केवल रासायनिक उर्वरक पर अवलंबित होने से ऐसा सब हो रहा है, जिससे ऊंची इस तरह घटकर कम हो गई है। मिट्टी के कणों के बीच की दूरी बहुत कम हो गई है। एक जमाने में मिट्टी के कणों की दूरी ज्यादा होती थी। वो धीरे धीरे कणों के बीच की दूरी घट घट कर बहुत बहुत निकट हो गई है। तो इस वजह से मिट्टी की कणों की दूरी कम होने से किस तरह के परिणाम संभव हुए हैं उसे हम देखेंगे। कम ऊंचाई के बारे में पता कर लिया। अब जमीन का ऊपरी स्तर, उसके जाड़ेपन को जानेंगे। 30 साल पहले जमीन का ऊपरी स्तर बहुत पतला होता था। जमीन का ऊपरी स्तर पतला होने से मिट्टी के अंदर हवा पहुंचने को अवसर मिलता था। मिट्टी दरदरी होती थी। ऊपरी हिस्सा पतला होने की वजह से हवा अंदर पहुंचने के लिए अवसर मिलता था। लेकिन अब जमीन की ऊंची कम होकर नजदीक होने के कारण अब ऊपरी हिस्सा जाड़ा हो गया है। जमीन के छिद्र कम हो गए हैं और उनके बीच का फासला भी कम हो गया है। ये कम होने से हवा छिद्रों से अंदर आना मुश्किल हो रहा है। जड़ व्यवस्था को हवा पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। उतना ही नहीं, हमारे जमीन में कई सारे
लाखों किस्म के सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं। पौधे के जीवन प्रक्रिया में साथ मिलाकर पौध वृद्धि के सहायता के लिए, सुरक्षा के लिए कई सारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। उन्हें भी हवा जरूरी है। तो हवा पहुंचना कम होने से ये बदलाव हो सकते हैं। परिणाम जैसे कि सूक्ष्म जीवाणुओं को हवा नहीं पहुंचना, जड़ व्यवस्था को हवा नहीं पहुंचना। और एक बदलाव वो ये है कि मिट्टी के कण निकट होने से कितनी भी जोर से बारिश होने पर भी पानी जमीन के अंदर शोषण होने के बजाय ऊपर ऊपर ही बह जाता है। उसका कारण ये होता है कि जमीन ज्यादा पानी का शोषण नहीं कर पाएगी। पानी ऊपर से ही बह जाने से जमीन की परतें कट जाती है। पानी के प्रवाह से मिट्टी बह जाती है। उस वजह से ऊपरी स्तर का मिट्टी का भाग धीरे धीरे बह जाता है। वो नदी या समंदर में मिलता है। इतना विपरीत होता है कि अंदर जाने वाला पानी ऊपर से ही बह जाता है। इस तरह से एक जमाने में बारिश होने से, घमासान बारिश होने पर ही पानी ऊपर से बह जाता था, लेकिन अब 10 मिनट के बारिश में भी पानी बह जाता है। यह ऐसा बहने का कारण जमीन की जलधारणा क्षमता कम हो गई है। जमीन में मिट्टी के छिद्रों में कम अंतर होने से जलधारणा नहीं होती। पानी अंदर नहीं पहुंचता है। मिट्टी की जलधारणा क्षमता कम हो गई है। पानी ऊपर से बह जाने से और उसकी गति से ऊपरी स्तर की मिट्टी उपजाऊपन के साथ बहकर नदी या समंदर में मिलकर व्यर्थ हो जाती है। यह बहुत बड़ा विपरीत हो रहा है। अब तापमान, मैंने पहले ही बताया, एक जमाने में हमें अच्छी बारिश होने से 25 से 30 दिन तक फिर से बारिश की जरूरत नहीं होती थी। खेत हरा भरा रहता था। लेकिन अब 4-5 दिन बहुत अच्छी बारिश होने पर भी बारिश रुकने के 10 दिन बाद खेत सूखने लगते हैं। कारण जैसे पहले बताया, जमीन की जलधारणा की क्षमता ही नहीं तो और एक परिणाम भी हुआ है, और एक बदलाव हुआ है। वो बदल क्या है? आप एक लोहे की छड़ एक तरफ से जलाएंगे तो ऐसा जलाएंगे तो दूसरी बाजू हमें गर्म लगने लगेगी। वैसे ही एक लकड़ी को लेकर जलाने से दूसरी तरफ हमें गर्म नहीं लगेगा। इसका कारण है कि आयरन रॉड में लोह कणों की दूरी बहुत ही कम है। सबसे सूक्ष्म अवधारण दूर रहता है लोह के छड़ में, लेकिन लकड़ी के टुकड़े में कण कण की दूरी ज्यादा होती है। लोहे के छड़ के तुलना में ज्यादा है। इसलिए एक तरफ से गर्म करने के बाद तापमान तेजी से दूसरी तरफ पहुंचता है लोहे के छड़ में। मतलब कण कण में दूरी कम होने के कारण ये तापमान एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए बहुत कम अवधि लेता है और ज्यादातर तापमान इस तरफ पहुंचता है। अगर लकड़ी की छड़ी लेंगे तो एक तरफ हम जलाने पर भी उस तरफ उसे पकड़ पाएंगे कितनी भी देर। मतलब तापमान ज्यादा प्रवाहित नहीं होगा, ज्यादा दूर और ज्यादा पैमाने से प्रवाहित नहीं होगा। तापमान रुक जाता है। कारण यह है कि कण कण में ज्यादा दूरी होने से तापमान प्रवाहित नहीं होगा दूसरी तरफ। इसीलिए मिट्टी के कण बहुत कम होने से, मिट्टी सख्त होने से, सूरज का तापमान बढ़ने से हमारी मिट्टी में ये तापमान अधिक तेजी से अंदर और दूर तक पहुंचता है। तापमान अधिक प्रतिशत अंदर पहुंचता है। इसकी वजह से जमीन के अंदर की नमी का बाष्पीकरण होता है। इसलिए पहले जमीन की नमी 25 से 30 दिन तक रहती थी, अब 10 दिन में जा रही है। पूरी तरह से सूखती जा रही है जमीन। कारण तापमान का प्रवाह ज्यादा है। कण कण के बीच की दूरी कम होने से, 2 कण मिलने से कम हो गई है। मिट्टी के घटक एक हो जाने से, मिट्टी सख्त हो जाने से उसके ऊपर के स्तर के नीचे के स्तर तक उष्णोग्रता जा रही है। जल्दी जमीन गर्म हो रही है, ज्यादा अंदर पहुंच रही है, ज्यादा प्रतिशत में पहुंच रही है। इसकी वजह से यह होता है कि अंदर की नमी जल्दी से वाष्प हो रही है। ऐसा होने से जमीन जल्दी से सूखकर पौधे को, जड़ को पानी नहीं पहुंचता, नमी भी नहीं रहती। इसलिए अब
4 दिन का तूफान हो तो भी 10वें दिन पौधे सूख रहे हैं। कारण यह है। इस फर्क को हमने जाना नहीं ना। हम कुछ और भी सोचते हैं, फिर से बारिश होनी है, बस इसी के बारे में सोचते हैं। लेकिन यहाँ बड़ी सी गलती करके, हमारी जमीन को बड़ी गलती करके इसको सुधारे बिना 10 दिनों में बारिश चाहिए ऐसे कहना कैसे होगा? नहीं होगी ना। वातावरण में परिवर्तन हुआ है, उसका कारण हम ही हैं। इस बदलाव के कारण कभी कभी 30 दिन तक बारिश नहीं होगी। इतने अंतर तक बर्दाश्त करना है तो जमीन में किस तरह के लक्षण चाहिए? ज्यादा जलधारणा का लक्षण, जैसे नमी ज्यादा रखने की क्षमता चाहिए। वैसे ना होने के कारण कौन है? आप है। ऐसा क्यों? सेंद्रीय उर्वरकों को एकदम दूर रखकर केवल रासायनिक उर्वरकों को बोरी पर बोरी डालते गए। हमारी जमीन की सांद्रता और बढ़कर जमीन सख्त होकर, मिट्टी के कणों में अंतर बहुत कम होकर, उष्णोग्रता का प्रमाण अधिक अंदर पहुंचने से अंदर की नमी वाफ होकर 10 दिनों में पौधे सूख रहे हैं। ये परिणाम है सख्त जमीन का। कितना नुकसान हो रहा है देखो कि 10 दिनों में पौधा सूखने पर उसके बाद पुष्प धारणा होना या पौधे की वृद्धि होना हो, फल का आकार बढ़कर पूर्ण फल होना है, उस समय वो प्रक्रिया रुक जाएगी। उतना नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। इस सब का हम ख्याल नहीं रखते, दुर्लक्ष्य करते हैं। गलती कहाँ हो रही है इसके अवलोकन के रूप में हम ध्यान नहीं देते। कई बार बारिश ना होने के लिए भगवान को दोष देते हैं, नहीं तो पानी ना देने के लिए सरकार को दोष देते हैं। लेकिन हमने हमारा काम ठीक से किया होता तो हमारी कृषि नीति सही राह पर चलती है, तो हमें इस तरह नुकसान नहीं होगा। उर्वरक से हमें नुकसान नहीं होगा, कीटनाशकों से हमें नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली हमारी कृषि पद्धति, उसी से हमें ज्यादा नुकसान हो रहा है। मतलब अपने आंखों को हम चोट पहुंचा रहे हैं। इन सभी से नुकसान हो रहा है। 10 दिन अगर बारिश रुक गई तो 10 दिन में ही सूखा पड़ जाएगा, तो उसके बाद 10 दिन तक बारिश ना हुई तो इन 10 दिनों में पौधे की जीवन प्रक्रिया धीमी हो जाएगी, फसल की पुष्प धारणा झड़ जाएगी और फल भी झड़ जाएंगे। बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये सभी विपरीत होने के कारण इन बदलावों को फिर से बदलना चाहिए। इन्हें बदलने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए फिर से हमें सेंद्रीय उर्वरक इस्तेमाल करना पड़ेगा। गांव के पशुधन में वृद्धि करनी पड़ेगी। सेंद्रीय उर्वरक का इस्तेमाल, रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल कम, तभी इस तरह का बदलाव संभव होगा और हमारी सोने जैसी जमीन हम वापस ला पाएंगे। अब आप कोई भी बीज बोएंगे और बारिश अगर अनियमित हो या कम वर्षा हो तो भी हमारी फसल स्वास्थ्यपूर्ण रहेगी, अधिक पैदावार मिलेगी। और एक बात है कि सांद्रता बढ़ने का दूसरा नुकसान यह है कि जड़ जमीन में अधिक विस्तार से फैलने के लिए जमीन अनुकूल होना चाहिए। मतलब जमीन दानेदार रहने से जड़ बहुत दूर तक फैलते हैं, जड़ व्यवस्था विस्तृत होती है। इसलिए जड़ सूक्ष्म पोषक द्रव्य जमीन से शोषण करने के बाद अधिक पानी, अन्न ग्रहण कर सकता है। पौधे की जीवन प्रक्रिया पूर्ण होने से पौधा मजबूत होकर पुष्पधारणा अच्छी होती है, अच्छे फल देता है पौधा और फायदा पहुंचाता है। अगर वैसे ना हुआ तो सख्त जमीन में जड़ व्यवस्था गहराई में नहीं पहुंचकर विस्तार भी नहीं होगा। इसकी वजह से जड़ व्यवस्था का विस्तार कम होने से कितना भी रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल करे तो भी जड़ का विस्तार कम होने से कारण पौधे को कम पोषक तत्व मिलते हैं। इसकी वजह से निवेश ज्यादा हो रहा है। आप समझते होंगे कि कितना भी निवेश किया तो भी पैदावार क्यों कम हो रही है। कारण यही है, जड़ व्यवस्था का विस्तार या फैलाव कब कम होकर और कम होकर और कम होकर आप कितना भी निवेश करके रासायनिक उर्वरक की मात्रा इस्तेमाल करने से पौधे की जड़ व्यवस्था और ग्रहण शक्ति कम होने के कारण जड़ का फैलना
कम होने के कारण पोषक तत्व कम ग्रहण किए जाएंगे। ये जड़ व्यवस्था के आसपास के पोषक तत्व ही ग्रहण कर पाएगा। मतलब ज्यादा विस्तीर्ण हो तो ज्यादा जगह में वहां होने वाले पोषक तत्व ग्रहण कर पाएगा। तो ये परिवर्तन संभव होने का कारण हम हैं और हमारे खेती में जो गलतियां हैं वो कारण है। अब जागरूक होने के लिए हर किसान ने भी आवश्यक उर्वरक इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये परिवर्तन पूरा करेंगे तो 30 साल के पहले जैसी जमीन थी, बारिश होने के बाद कितने दिनों तक फसल हरा रहता था। जमीन में हल चलाने से जमीन कितनी हल्की मृदु होती थी, अब कैसे हो रहा है? जमीन सख्त हो गई है। ये सब आप गौर कीजिए। पानी बह जाने के बाद सूखने पर सफेद दिखाई देगा। सफेद स्तर क्या है कि आप जरूरत से ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का क्षार है, इसको सॉल्ट कहते हैं, वो सब जमीन में मिल जाएंगे। जमीन फूटने के 3 दिन बाद ऊपरी स्तर सफेद दिखाई देगा। कितना अधिक रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल करो जरूरी नहीं है, जितना जरूरी है उतना ही देना चाहिए। ज्यादा देने से हम जमीन को बर्बाद कर रहे हैं, कुछ भी फायदा नहीं कर रहे। इसीलिए हर किसान को खेती को क्या देखकर करना चाहिए, अब तो समझना चाहिए। खेती करते समय क्या देखकर खेती करनी चाहिए? तुम्हें जमीन को देखकर खेती करनी चाहिए। तुम्हें मिट्टी को देखकर खेती शुरू करनी चाहिए, बीज या उर्वरक को देखकर नहीं, या फिर पड़ोस के किसान को देखकर खेती नहीं करनी चाहिए। हमें उस मिट्टी को देखकर खेती करनी चाहिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मतलब पौधे को तिल जैसे जमीन को समझकर खेती करनी चाहिए। जब भी ऐसा होता है, आपके ऊपर का निवेश कम हो जाएगा। हम हमारे खेत में कोई भी फसल उगाने से, मतलब कोई भी, जमीन स्वस्थ रहकर अच्छी, फायदेवार, गुणवत्तापूर्ण अधिक उपज देंगे। ऐसा होने से आपका फायदा होगा, हमारी खेती फायदेमंद होगी। अगर आप सोचेंगे कि ये बदलाव क्यों, मैं क्यों फिक्र करूं, जमीन कुछ भी हो, मैं क्यों फिक्र करूं, इस तरह खेती करते गए तो हम खेती या उसकी उपज नहीं ले पाएंगे। अभी ये सब देख रहे हैं, धान की उपज 40 बोरी से घटे घटे नीचे गिरने लगी। हम उर्वरक की मात्रा बढ़ा रहे हैं, धान की उपज घटती गई है। बहुत से लोग इस साल ज्यादा बारिश होने से 20 से 25 बोरियां उपज कम हुई है। उसका कारण सिर्फ ज्यादा बारिश होने की वजह से, ऐसा मैं मान रहा हूं। लेकिन इस अनिश्चित वातावरण को सहने की ताकत जमीन में होनी चाहिए। ऐसी ताकत पहले होती थी, अब नहीं है। ऐसे लक्षण कहां से आएंगे? जब हम सिर्फ सेंद्रिय उर्वरक इस्तेमाल से वो लक्षण मिलेंगे। इन सभी लक्षणों को हमने ही निकाला। इसीलिए अनुचित वातावरण धीरे से आने पर भी, ज्यादा गर्मी होने से, ज्यादा बारिश होने से फसल बर्दाश्त नहीं करेगी। मतलब अनुचित वातावरण को सहने की शक्ति पौधे को कहां से मिलती है, कहां से संक्रमित होती है? वो जमीन से ही होती है। अगर जमीन ऐसे लक्षणों को जमीन में उपलब्ध नहीं है तो आप कितना भी रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करो, क्या लाभ होगा? पौधे को नीचे से आधार मिलना चाहिए, ना कि ऊपर से। हम कितना भी खर्च करके ऊपर से कितना भी आधार देंगे तो भी जीवन सूत्र में सुधार नहीं होगा, खेत की रक्षा नहीं होगी। लेकिन पहले हम हमारी सोने जैसे जमीन की रक्षा करनी चाहिए। 30 साल पहले वो सोना ही था, लेकिन अब सख्त हो गई है, कठिन हो गई है, पत्थर जैसे हुई है। सांद्रता बढ़कर दिन ब दिन हमारी खेत जमीन खेती के लायक नहीं रही। हर किसान को खेती करने से पहले अपनी जमीन को देखकर खेती करनी चाहिए। इस भाग का नाम जमीन छोड़कर खेती। मतलब हमने छोड़ दिया है, पूरी तरह से हमने जमीन को छोड़ दिया है। हमें लगता है कि हम केवल उर्वरक और बीज बोने के लिए जमीन है। नहीं, ऐसा नहीं। अगर मुट्ठी भर मिट्टी लेंगे
तो वो केवल मिट्टी ही नहीं आएगी, उस मिट्टी में लाखों सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं। हमारे पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए, जीवन प्रक्रिया आसानी से होने के लिए, जमीन में रहने वाले सर्व प्रकार के पोषक तत्व जड़ व्यवस्था को मिलने के लिए सभी प्रकार के लाखों सूक्ष्म जीवाणु हमारे मिट्टी में होते हैं। उनका बचाव अब हमारे जमीन में मुश्किल हो गया है। अब उनकी संख्या, उसका प्रमाण घटकर और घटकर बहुत तादाद में कम हो गई है। अब उस हालात में बहुत ही कम स्तर पर लेकर आए। कुछ साल के बाद जमीन में सूक्ष्म जीवाणु ही नहीं रहेंगे, उन्हें रहने का मौका ही नहीं होगा, क्योंकि उन्हें जिंदा रहने के लिए सेंद्रीय पदार्थ जमीन में चाहिए, हवा चाहिए। ये सब ना हो ऐसे कर दिया तो जमीन में मृदुता होनी चाहिए। सेंद्रीय पदार्थ जमीन में अच्छी मात्रा में होने चाहिए। कई प्रकार के सूक्ष्म फायदेमंद जीवाणु, उनकी जमीन में वृद्धि होनी चाहिए। ये सभी होने के लिए हम रासायनिक उर्वरकों के तरफ ना देखें, उस पर निवेश कम करके जितना जरूरी है उतना ही होना चाहिए। सेंद्रीय उर्वरक फिर से हम इस्तेमाल करना शुरू करना चाहिए। बहुत ही आसानी से हम उर्वरक डालने से क्या होगा? 20 से 30 टन डालने से भी कुछ नहीं हुआ ना, क्योंकि एक जमाने में तुम्हारी जमीन ताकतवर थी, इसलिए थोड़े से रासायनिक उर्वरक से भी अच्छी पैदावार होती थी। लेकिन उस जमीन की सभी ताकत निकाल दी। जमीन में होने वाले अच्छे लक्षण जो होना है, उन सभी लक्षणों को तुमने निकाल दिया, तुमने बर्बाद कर दिया। केवल रासायनिक उर्वरक पर निर्भर होकर पूरी तरह से सेंद्रीय उर्वरकों को छोड़ दिया। जमीन के सभी लक्षणों को हमने बर्बाद किया। हमारी जमीनों को हम ही ने बर्बाद किया। खेती करना मुश्किल हुआ। अंत में हमें क्या मिला है? दूषित आहार, दूषित वातावरण, दूषित पानी। इतना ही नहीं, कम पैदावार मिल रही है। ये सभी हो रहा है। इस आधुनिक दुनिया में, इस तंत्रज्ञान विकसित दुनिया में हमारे कृषि विभाग में बस यही बचा है। लेकिन इन सभी से हमें बाहर निकलना है। बाहर निकलने के लिए सेंद्रीय उर्वरक का उपयोग फिर से शुरू करना चाहिए। रासायनिक उर्वरक कम करना चाहिए। तो इस शीर्षक में आप सभी को जमीन के लक्षण कैसे होते हैं ये जानना है। हमें एक फसल उगाना है, पैदावार लेना है, तो पहले हमारी जमीन उस फसल के योग्य है या नहीं ये देखना चाहिए। उस तरह के लक्षण हमारे जमीन में मौजूद हो ये देखना चाहिए। इसके लिए निवेश ज्यादा हो तो भी रासायनिक उर्वरक कम करके सेंद्रीय उर्वरकों पर खर्चा करना चाहिए। यकीनन हमें फिर से 30 साल पहले की योग्य जमीन 5 साल में पाएंगे। तो हर दिन सेंद्रीय उर्वरक, जैविक उर्वरक, जैविक नियंत्रक, इन सभी का उपयोग करना चाहिए। रासायनिक उर्वरक काफी कम कीजिए, तभी हमारी जमीन अच्छी उपजाऊ बनेगी। सभी लक्षण फिर से जमीन में दिखाई देंगे। हमारे खेत अच्छे सुरक्षित रहेंगे और हम भी सुरक्षित रहेंगे। इन सभी से हम इस नतीजे पर आते हैं, जमीन की रक्षा तुम करोगे तो वो तुम्हारी करेगी। ये जानकर हर किसान बर्ताव नहीं किया जा सकता। हम जमीन के साथ कैसा भी बर्ताव नहीं कर सकते। हमारी जो जमीन बर्बाद हो गई तो हमारी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हर किसान को जमीन को छोड़कर नहीं तो जमीन के साथ रहकर खेती करनी चाहिए। जमीन को देखकर, लक्षण देखकर खेती करनी चाहिए। ये हर किसान को जरूर समझना चाहिए। तो हमारी खेती जमीन के साथ शुरू होनी चाहिए, ना कि बीज के साथ या उर्वरकों के साथ। जमीन को देखकर खेती शुरू करना चाहिए। तो इस शीर्षक में हमने ये जान लिया। अगले शीर्षक में जमीन में किस तरह के पोषक तत्व होना चाहिए, पौधे को कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में जरूरी है, रासायनिक उर्वरक का उपयोग कितना होना चाहिए, यह हम जान लेंगे। ये शीर्षक यहीं पर समाप्त। धन्यवाद। हर किसान भाई अन्नपूर्णा एग्रीस्पेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आएगा। आपके संदेह
कमेंट बॉक्स में डालकर भेजिए, उनका समाधान मिलेगा। हर किसान दूसरे किसानों से भी अन्नपूर्णा एग्री स्पेस के बारे में बताइए। हमारे सूचना में आपको विश्वास हो तो 10 लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।